आज जिस बुक को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है द पेरिस्टर प्रिंस द राइज ऑफ द धीरूभाई अंबानी, एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार ने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है हैमिश मैकडोनाल्ड द्वारा। भारतीय बिजनेस टाइकून जो कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के संस्थापक हैं, जो कि धीरूभाई अंबानी हैं, इनकी एक जीवनी है। इस पुस्तक को 1998 में ऑस्ट्रेलिया के एलन एंड एनविन द्वारा प्रकाशित हुई थी, लेकिन भारत में इसे प्रकाशित नहीं होने दिया गया। इस बुक की जो कि है रेटिंग है 5 में से 3.9 की से रेटिंग दी गई है। इस बुक को मतलब बहुत ही अच्छी बुक है, इसे आपको पढ़ना चाहिए। इस बुक के मैं बारे में पूरा आपको बताता हूँ, जो कि इस बुक में हमने जो कि पहले ही 4 चैप्टर इसके देख लिए हैं। हम 5वां चैप्टर हम इसे बुक का देखने जा रहे हैं, जो कि है हिस्सेदारी पथ के गुरु। इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी ने धीरूभाई अंबानी की एक स्वर्णिम काल खोल दिया। 1979 में उनकी कंपनी बेमुश्किल भारत की सबसे बड़ी कंपनी में सूची में शामिल हुई। वार्षिक बिक्री और लाभ या संपत्ति का दायरा मापा जाता है। 1984 तक रिलायंस सबसे बड़ी थी। 5 साल में धीरू की सबसे बड़े अधिक चर्चित और लिखने जाने वाले व्यक्तियों में से एक बन गए थे। भारत में किसी खेल या मनोरंजन स्टार की तरह व्यक्तिगत अनुयायी हासिल करना और एक व्यवसायी की तुलना में यही वही दौर था जब धीरूभाई ने सबसे अधिक तेज़ी से काम किया। 1996 में एक वरिष्ठ गैर कांग्रेसी राजनेता के कड़वे शब्दों में उनके परिवर्तन को एक हिस्सा प्रार्थी से सबसे घृणा प्रकार का याचक और प्रभाव करने का एक फिर से एक भारतीय राजनीतिक नियंत्रक। हालांकि ये स्पष्ट नहीं था कि इंदिरा, लेकिन का राजनीतिक निष्कासन 3 साल का था। अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप के बारे में उनकी सोच को में बदलाव बल मिला और मोटे तौर पर कुछ हद तक उनके बेटे संजय के प्रभाव के कारण उनकी मृत्यु 1980 की में हो गई। जब उनका प्रकाश में थे तो विमान में वे चल रहा था कि वह नई दिल्ली के कालाबाजी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह कम थी नौकरशाही दिशा निर्देश के प्रति भरोसे और निजी क्षेत्र में उनका अधिकार देने के लिए अधिक इच्छुक हैं। सिर्फ भारतीय के कारोबार नेता भी लाइसेंस में भारी छूट की मांग कर रहे थे। हर क्षमता विस्तार और विविधीकरण पर नियंत्रण एकाधिकार निहित है और प्रतिनिधित्व व्यापक आचरण आयोग एक व्यापक टाटा का प्रमुख था समूह, जो कि JRTT, जिन्होंने 1944 में दशक में अन्य लोगों के रूप में अपना सिर रख दिया था। राज्य योजना के ब्लॉक पर 1981 तक टाटा की नई दिल्ली के एक निरंकुश होने के लिए बुला रहा था। बड़े व्यापारियों घराने और बौद्धिक लहर आर्थिक पक्ष के बदल गई और उदारीकरण, हालांकि यह एक दशक का सबसे इससे अधिक कुछ नहीं होगा। स्थानीय नीति परिवर्तन का प्रयास किया गया। इंदिरा के मामले में आर्थिक पक्ष पर मोहभंग और उनका गहरा हो गया। राजनीतिक में संशयवाद प्रधानमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल संवेदनशील ही रहा। पंजाब में सिख चरमपंथियों परियोजनाओं पर जैसे हेरफेर और द्वारा मंजूरी की उम्मीद कर रहे व्यवसायियों में राजनीतिक धन के अनुभवनीय संवेदनीय रहा। पंजाब के सिखों के चरमनाई परियोजना के हेराफेर और उनके द्वारा मंजूरी उम्मीद कर रहे व्यवसायियों के राजनीतिक धन में असौभाग्य निकासन से नई दिल्ली से धीरूभाई ने खेती के दौरान इंदिरा और वे अन्य कांग्रेस नेता थे जनता काल में निश्चित रूप से इनका फल दिया। अक्टूबर 1980 में रिलायंस को सरकार द्वारा दिए गए 3 लाइसेंसों में से एक प्राप्त हुआ। पॉलिस्टर फिलामेंट यौन के निर्माण के लिए स्थान निर्धारित किया गया। मुंबई में भीतर महाराष्ट्र की पहाड़ियों के एक पाताल गंगा के पिछड़ा क्षेत्र में एक लाइसेंस के लिए मैदान में उनको 43 प्रतियोगी रिलायंस के कई बड़े और लंबे हरा बिरला और सहित व्यापारिक घरानों की स्थापना की गई और उनके लाइसेंस प्राप्त, जो कि 10,000 टन है। यह वर्ष में अब तक का सबसे बड़ा वर्ष था वो भारत के समय संपूर्ण मौजूदा पॉलिस्टर फाइबर के करीब आउटपुट था। साथ में डू पॉट प्रतिनिधि सुरेश कोठारी और धीरूभाई और उनके सबसे बड़े भाई मुकेश पहले ही विलियमगंज स्थित डू पॉट के मुख्यालय जा चुका था। लिंडावेयर और वे अमेरिकी रसायन दिग्गजों की अपनी तकनीकी बेचने के लिए राजी किया और उनकी पॉलीमराइज प्रक्रिया की शामिल है। उनके पहले संयुक्त राज्य के बारे में स्थानांतरित नहीं किया गया राज्य। यह सौदा न्यूयॉर्क स्थित एक मैकटॉक्स एक नामक एक फर्म के रूप माध्यम से रिलायंस द्वारा तय किया गया था। वह अपने पहले PAY प्लाट के लिए 26.7 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ऑर्डर दे और पॉलिस्टर बनाना का एक उच्च कार्य है। जटिल रासायनिक प्रक्रिया जिसमें एक पेट्रोकेमिकल की प्रक्रिया शामिल है। मध्यवर्ती यह एक शुद्ध और एरापैथिलिंग
या डाइमेथिलीन टेरापेथिलिक दूसरे के साथ एक मोनोएथिलीन ग्लाइकोज गर्मी से जुड़ी प्रक्रिया और फिर एक रास्ते में विभिन्न उत्पादों के रूप में कार्य करते वैक्यूम प्रणाली बहुलक एक लंबा फिलामेंट का उत्पादन करने के लिए अणु की बारीक नॉलेज के माध्यम से पिछली हुई है अवस्था में पंप किया जाता है और यह बैकवर्ड या एक अपस्ट्रीम के एकीकरण का प्रयोग में पहला कदम था। उनके लिए ढेरों प्रशंसाएं लाओ और एक पेट्रोकेमिकल उद्योग में एक कदम को बढ़ावा और वहाँ पैसा व पैमाना हो गया। व्यापार का क्षेत्र वस्त्र उद्योग से अधिक बड़ा है और प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ उनका हमेशा खुला संबंध होने के साथ साथ अब उनका एक रिश्ता भी बन गया है। वाणिज्य मंत्री के रूप में करीबी और सहानुभूति मित्र बंगाली राजनीति के प्रणब मुखर्जी उनके मंत्रालय न केवल टैरिफ स्तर पर सहित व्यापार स्तर नीति निर्धारण करने में मदद की और वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर एंटी डोपिंग कर्तव्य का पालन किया के मुख्य नियंत्रक हैं और शक्तिशाली कार्यालय के माध्यम से आयात लाइसेंस की प्रणाली आयात और निर्यात जिनके लिए नई दिल्ली के उद्योग के क्लियरियो खचाखच व्यवस्थाओं के उनके एजेंडा के साथ 1982 की शुरुआत में मुखर्जी वित्त मंत्री बने और जिसने उनके वित्त मंत्री के कार्यभार सौंपा गया। व्यापक आर्थिक नीति के साथ साथ राजस्व जुटाने और उनके परिवर्तन का विवरण वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों की भी निगरानी में करता था, जिनका गवर्नर अक्सर मंत्रालय का हाल व सेवानिवृत्तियों पर मुक्त होता है। उनकी बैंकिंग के माध्यम से विभाजन के माध्यम से मुख्यालय ने 26 राष्ट्रीयकृत बैंकों को एक प्रणाली को ढककर निर्देश दिया। बोर्ड ने एक वरिष्ठ प्रबंधक नियुक्ति के अत्यधिक राजनीतिकरण किया और उनकी निगरानी की गई और बीमा कंपनी और अन्य वित्तीय स्थान जैसे यूनिक ट्रेड ऑफ इंडिया और भारतीय कंपनी द्वारा शेयर बाजारों में प्रवेश को नियंत्रण किया गया। सचिवों को एक श्रृंखला के तहत जिनमें मनमोहन सिंह शामिल थे, RN मोहल्ला और MA नारायण सिंह और S वेंकटरमन और मंत्रालय वित्त ने 1980 में दशक में शुरुआत में भारत के पूंजी बाजारों को पुनरारोहण किया। इस तरह का प्रमुख प्रशासन एक अन्य बंगाली ऊर्जावान कैरियर का नौकरशाह था और नितेश सेन गुप्ता जो कि मंत्रालय पूंजीगत मुद्दों के और संयुक्त नियंत्रण बने। इंदिरा की वापसी से ठीक पहले 24 दिसंबर 1979 में सचिव पद पर उनके मंत्रालय का प्रमुख मनमोहन सिंह सेनगुप्ता पहले एक मेहमानी निर्माता थे। लाइसेंस राज्य व कंपनी विभाग में वे उप सचिव बन चुके थे। मार्च 1968 से मामले जैसे गैर सरकारी नीति उनके पास में बदल रही है। वैश्विक रूप से वह कॉर्पोरेट व्यवसाय के निष्क्रिय हस्तक्षेप के सौभाग्य अलागवा कहा जाता है। अगले वर्ष प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1969 में सेन गुप्ता ने प्रबंध एजेंसी की प्रणाली को सत्ता प्राप्त करने की मदद की, जिससे टाटा और जैसे परिवारों को संबंध कंपनियों पर नियंत्रण स्थापित किया। बहुत कम एकत्रिक और एकाधिकार के प्रति आध्यात्मक व्यवहार व अधिनियम के तैयार करने में 1969 से पहली बार 1981 में शुरू की गई औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था की तिरु किया गया। अन्य इनके बाद किए गए वे उपायों के एक परिवर्तनीय खंड शामिल था, जिससे कि सरकारी वित्तीय संस्था, विकास बैंक और कंपनियों के निर्धारित कालीन ऋण के एक अनुमाद के परिवर्तन करने का विकल्प दिया गया था। इकट्ठिक और विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 जिसमें तेजी से प्रतिबंधित कर दिया और भारत का धारणा करने की स्वतंत्रता और विदेशी मुद्रा की या संपत्ति 1979 में वित्त मंत्रालय ने अपने आगमन पर सेनगुप्त ने पहली ही शुरुआत कर दी थी। सोच में परिवर्तन उन्होंने 1995 के संस्करण इनसाइड द स्टाइल इन लिखने के लिए प्रेरित किया। चौखट मंत्रालय के हाथ में विशाल विनिमय शक्ति का कब्जा और नौकरशाहों के कारण अनिवार्य रूप से जबरन वसूली और प्रलोभ और भारी भरकम शिकायतें हुई। मशीनरी का राजनीतिकरण 1970 में सर्वोच्च सत्ता हत्या ली गई और आर्थिक समन्वय पर कैबिनेट समिति जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे थे और मंत्री और अभिव्यापारिक उद्देश्यों के लिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल मुख्य बना गया। निर्णयदायक अधिकारी प्राइम के बिना किसी भी सार्थक परियोजना को मंजूरी नहीं दी जा सकती। मंत्री की मजबूरी जो लोग औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के सफल रहे वह सफल रहे।
ये देखा कि दूसरों ने ऐसा नहीं किया। यह पैसा, प्रभाव और राजनीतिक ताकत से किया गया है। शक्ति उद्योगपतियों और एक वर्ग है, वह एक वर्ग के बीच में साठगांठ स्थापित हो गई। राजनेताओं और नौकरशाहों का एक वर्ग और बाजारों का एक शक्तियों का सिद्धांत मार्गदर्शन करता है। या निवेश निर्धारित करना या उत्पादन लक्ष्य मांग द्वारा निर्धारित किया जाना और आपूर्ति को हरी झंडी दे दी गई और सब कुछ प्रशासनिक निर्णय द्वारा तय किया गया। सेन गुप्त का काम उन्हें नियमों का निर्धारण करना था जिनके द्वारा कंपनी जारी करके उन धन जुटा सके। शेयर या ब्रांड और अन्य कीमतों का निर्णय लेना जो कि उनकी ले सकते हैं प्रसाद। लेकिन 1979 तक भारत में पूंजी बाजार शांत रहे थे और स्टॉक एक्सचेंज के पास था। ब्रिटिश पूंजीवादों के आयत हिस्से के रूप में प्रमुख शहरों के पहुँचे। 1980 में दशक में एक्सचेंज दलालों में के गुट द्वारा चलाए जाते जो कि अपने स्वयं के नियम निर्धारित करते थे, व्यापार करते थे और ग्राहकों के विश्वास के दुरुपयोग में शायद ही कभी अपने ही भाइयों में से एक किसी को दंडित किया जाता है। समय समय पर होने वाली गिरावट आम जनता के शेयर बाजार पर आदि अंधविश्वास ने सीख लिया था। इकट्ठी का केवल बहुत छोटा प्रतिशत सक्रिय रूप से कारोबार करता और सूचीबद्ध प्रबंधक कंपनियां शेयर की कीमतों की तुलना में लाभांश स्तर को लेकर अधिक चिंतित थी। बड़ी कंपनियां अपने वित्त के लिए बाजार के बजाय बैंकों के पास गई और बीच में 1949 से 1979 भारतीय कंपनी द्वारा जुटाए गए धन को औसत वार्षिक योग पूंजी बाजार के केवल 580 मिलियन रुपए था, जो किसी वर्ष सर्वाधिक 920 मिलियन रुपए, जो कि 1983 के अंत तक जुटाने जाने वाली राशि 10 अरब प्रति वर्ष हो गई, जिसमें रिलायंस का प्रमुख भूमिका निभा रहा है। और उसके संस्करण का अनुसार सेन गुप्ता ने दिया था। विश्व बैंक के एक भारतीय अर्थशास्त्री DC राव द्वारा एक अध्ययन किया गया जो थे कि फिर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक असाइनमेंट पर राव ने अधिक आधिकारिक उपयोग का सुझाव दिया। परिवर्तनीय डिबेंचर कागजों के निश्चित अवधि के एक ब्रांड को चरित्र रखते हैं, ब्याज अर्जित कर रहे थे, लेकिन जो कि लाभांश अर्जित करने के लिए वाले शेयर में परिवर्तन हो गए के लिए निवेशकों का मतलब उनके समय की कमाई थी से है, जबकि कंपनियों की परियोजना अनुमान लगाया जा रहा था। एक समय यह भी चालू चिंता का विषय था जो कि इकट्ठी की संभावना और कंपनियों के लिए इनसे एक रास्ता पेश किया। स्टार्टअप के बाद कर्ज कम करें और वित्तीय ऋणों लेने से भी बचें। संस्थाएं जो कि ऋण का एक हिस्से को इकट्ठी में बदलने की प्रमुख कर बनाने के लिए चुनाव कर सकती है। शेयर धारक फिर धीरूभाई तैयार हो गए और अपनी नीति के लिए तैयार गए। जैसे जैसे रिलायंस अपना विस्तार किया, 1970 के दशक की शुरुआत का उत्पादन के लिए उन्होंने सार्वजनिक करने के लिए विचार शुरू कर दिया, पूंजी जुटाना। और 1973 में धीरूभाई और वह पाई परिवार के सदस्य ने एक कंपनी बनाई। कंपनी का नाम मेनोल लिमिटेड है और जो कि कर्नाटक में पे परिवार के राजगृह में से एक है। स्पष्ट है कि मेनोल के चुकाता पूंजी केवल 1000 रुपये थी। जुलाई में 1975 में धीरूभाई ने कर्नाटक के बॉम्बे उच्च न्यायालय की सहमति ली और आगे बढ़े और सम्मेलन हुआ, जिसमें तहत उसे मेनोल की संपत्ति और देनदारियों को भी कब्जे में ले लिया। रिलायंस जिसके पास आप समय लगभग 60 मिलियन रुपए की संपत्ति थी, 1977 तक कंपनी को बेंगलुरु से वापस बॉम्बे स्थानांतरण कर दिया गया था और उसका नाम वापस बदलकर रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री कर दिया गया। मोटे तौर पर यह आवेद के लिए आपातकाल के साथ संयोग हुआ जब के पाई के एक शक्तिशाली मंत्री थे जो रिलायंस के मैंने ऐसा किया। औपचारिक रूप से नाम मौजूद नहीं है, जो कि तजुर्बेबाज के व्यापक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाली केस स्टडी बन गई है, जो कि एक न्यूनीकरण अक्टूबर 1977 में रिलायंस 2.8 मिलियन इकट्ठी की सार्वजनिक पेशकश के साथ सार्वजनिक हुई थी और धीरूभाई और उनके छोटे हिस्सेदारी के लिए 10 रुपये के बराबर शेयर भाई नाथूभाई। इस प्रकार इसलिए शेयरधारकों के सूचीबद्ध तक विस्तारित किया गया। आवश्यकताएं रिलायंस को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सूचीबद्ध किया गया, जिनकी 1978 में अहमदाबाद, जिनके बाद रिलायंस ने लगातार राइटर्स और बोनस के जरिए उनकी इकट्ठी को बेस पे विस्तार किया।
शेयरधारकों का निर्णय जबकि वित्तीय संस्थानों ने अपना 20% में परिवर्तित किया। सितंबर 1981 में इकट्ठित में किमें ऋण देने यह परिवर्तनीय उनका उपयोग के माध्यम में था। जिन डिबेंचर से धीरूभाई ने पूंजी बाजारों की धूम मचाई। वास्तव में धीरूभाई ने सीरीज अंक के आंशिक के रूप में एक गुप्ता की एक नीति का अनुमान लगाया। 19 अक्टूबर 1979 में रिलायंस की द्वारा परिवर्तन इसलिए डिबेंचर 70 मिलियन रुपए जुटाए गए और सिंडिकेटर द्वारा परिवर्तन लंबे समय तक अप्रयुक्त उपकरणों के आजमाने के में रिलायंस की अकेली नहीं थी। गुप्ता टाटा समूह के ऑटोमोटिव कंपनी टेक्लोक ने पूरी तरह से 1930 के मिलियन में रुपए जुटाए और 1980 में परिवर्तनीय मुद्दा जिनके बारे में गुजरात के नर्मदा फर्टिलाइजर कॉर्प ने 423 मिलियन की मुद्रा, लेकिन 1980 में उत्तरार्ध के आंशिक के रूप में परिवर्तनीय डिबेंचर मुद्दे। सितंबर में रिलायंस ने तेजी से 108 मिलियन रुपए जुटाए। सीरीज 11 और अगले साल इन सीरीज में 111 से 240 से मिलियन रुपए जो और 500 मिलियन रुपए और अप्रैल 1982 में श्रृंखला फोर्थ से धीरूभाई ने सेन गुप्ता की प्राप्त करके इसे सीमित कर दिया। वह करने को मंजूरी जो कि आमतौर पर कानूनी रूप से असंभव नहीं चाहिए। गैर प्रवर्तन करना 4 डिबेंचर मुद्दों की इकट्ठी में परिवर्तनीय हिस्से थे। इस पद्धति में पत्रकार दा ने शानदार और अपरक कदम करार दिया और धीरूभाई रिलायंस पर सितंबर 1984 में कवर स्टोरी को इकोनॉमी सीन सक्षम था। 1983 में अपनी ऋण पुस्तिका से 735 मिलियन रुपए से काट कर तुलनात्मक रूप से बदल किया। 103 मिलियन रुपए की मामूली इकट्ठी जबकि जिम्मेदारी 632 मिलियन रुपए बढ़ाया गया और डिबेंचर पर 96.5 मिलियन रुपए की वार्षिक बैल का बजाय लाभाय अतिरिक्त इकट्ठी के बोझ केवल 36 मिलियन रुपए के आसपास था। ये रूपांतरण रिलायंस के आंशिक रूप से अपनी इस श्रृंखला के साथ अधिक अर्थ ऋण जुटाना जारी रखने के लिए अनुमानित थी। अक्टूबर 1984 में परिवर्तनीय डिबेंचर से 800 मिलियन रुपए और जुटाए गए। सेन गुप्ता के इस बात से इनकार करते थे कि वे रिलायंस के प्रति अनुचित रूप से उदार थे। क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया था जो धीरू के शेयर में आवंटन जैसे कोई लाभ प्राप्त किया? मेरे पहले से सेन गुप्ता ने याद करते हुए कहा है कि उनमें मिलने मुझे नहीं कहना पड़ा। वह तीसरी श्रृंखला के साथ डेबेंचर और धीरूभाई के अनुरोध किया कि धारक त्यागने के हकदार हों। वह उनके अनुरोध शेयर अधिकारों को जुड़े अधिकार और सेन गुप्ता ने जोर देकर कहा कि परिवर्तन होने तक डिबेंचर शेयर नहीं थे, लेकिन रिलायंस अत्यधिक प्रेरक था। वह एक अन्य अवसर पर सेन गुप्ता ने इसे अस्वीकार कर दिया। प्रीमियम जिसे रिलायंस एक मुद्दे पर रखाना चाह रहा था उसे उधार पर अनुमानित था। लाभप्रदता का संकेत नहीं दिया गया और बिना प्रोफॉर्म बैलेंस शीट से चालू वर्ष में परिणाम की तिथि का विस्तार इस स्वीकार नहीं किया जा सका। उस दिन दोपहर का 1 बजे रहा था जब सेन गुप्ता ने शाम बम्बई के लिए उड़ान भरने वाले थे। अगली सुबह पूंजीगत मुद्दों पर उनकी सदस्यता में समिति की बैठक और जाहिर तौर पर वह बैठक के लिए कागजी कार्रवाई तैयार करने में असंभव होगा। वह रिलायंस को बताया कि शाम 7 बजे बॉम्बे एयरपोर्ट पर आगमन हॉल से बाहर आते हुए सेन गुप्ता ने मुलाकात हुई। रिलायंस के अकाउंटेंट और प्रोफिला बैलेंस शीट के प्रति एक प्रति सौंपी जो 7 समिति सदस्यों के प्रत्येक के लिए परिणाम। मेरे पास इसे अपनाने के अलावा कुछ विकल्प नहीं था। हमारी बैठक का मामला सेन गुप्ता ने कहा कि 1986 के अंत तक धीरूभाई को अभूतपूर्व 9.5 मिलियन रुपए जुटाने थे जो 8 वर्षों की सार्वजनिक जिसने अकेले ही एक डेबेंचर इग्नू के 5 अरब रुपए शामिल हैं। वास्तव में यह सेन गुप्ता ने लिखा। इसे कंपनी को रिलायंस ने इसे महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसके क्रमिक निर्णय के माध्यम से देश के डिबेंचर बाजार का विकास और परिवर्तनीय डिबेंचर एक बड़े व्यापक रूप से उपकरण चलाने का एक नया प्रयोग पूरी तरह से बिना किसी समर्थन के बड़े पैमाने पर जनता से प्राप्त संशोधन पर बहुराष्ट्रीय बड़े औद्योगिक घराने या वित्तीय से सावधिक ऋण लेने के बिना महत्वपूर्ण पैमाने पर सदस्यता है। यह पूरी तरह से सच नहीं है कि धीरूभाई ने बैंकों का दोहन नहीं किया जैसे कि हम देखें, बल्कि उनका था
जो पूंजी बाजार में सुनहरे दिन भारतीय व्यापार के उदय के साथ मेल खाते हैं। पत्रिकाओं के एक इकट्ठी एल का में कहा जाने लगा कि धीरूभाई इसका कुछ हद तक दावा कर सकते हैं। उनका श्रेय 1980 और 1985 के बीच शेयर कर रखे जाने वाले भारतीयों की संख्या को कम बढ़ गई और 1 मिलियन से 4 मिलियन तक। उनमें से शेयरधारकों की संख्या 1985 के अंत तक एक रिलायंस में बढ़कर 10 लाख से अधिक हो गई। अब तक की ये सबसे व्यापक थी और किसी भी भारतीय कंपनी का शेयरधारक आधार और प्रमुख के निजीकरण तक असंभवतः दुनिया में ब्रिटिश टेलीकॉम या निप्पॉन टेलीकॉम और टेलीग्राम जैसी उपयोगी विज्ञताएँ यह एक लोकप्रिय अनुयायी का सबूत था जिसने कई राजनेताओं को बनाया। विशेष रूप से बुराई जाए धीरूभाई ने स्थानीय नायक दर्जा हासिल किया और उन्होंने नकारात्मक से पहले 2 बार सोचना कुछ भी। सेनगुप्ता ने शेयर बाजार को एक दीवानगी को 3 गैर पारंपरिक प्रवेश में सीमित कर दिया। निवेशकों की श्रेणियां एक साथ भारतीय मध्य वर्ग जो अपने बारे में भूल चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के शेयर बाजार का दुस्साहस दूसरा था। प्रवासी भारतीय समुदाय ब्रिटेन, उत्तरी अमेरिका और तेजी से समृद्ध हो रहे थे। 1960 के दशक में पूर्वी अफ्रीका में उनके निष्कासन के बाद दक्षिण पूर्वी एशिया और पेशेवर और कुशल प्रवेश के लिए आहत प्राप्त करने के प्रत्येक प्रवासियों द्वारा एक संवेदित अन्य अर्थशास्त्र और प्रणब मुखर्जी ने 1982 के बजट के बाद अनिवासी भारतीय या NII और उनकी कंपनियों के सीधे भारतीय के निवेश के लिए एक सक्षम थी। इकट्ठी तीसरे वर्ग जो बड़े जमींदार किसान का था, जो कि बाद में समृद्ध हुए। 1960 से 1970 से दशक के दौरान हरित क्रांति के कारण फसल की उपज में भारी वृद्धि हुई और उन्होंने अपनी आय को कर छूट का लाभ मिलता रहा और इकट्ठी पद पर लगभग 20 प्रमुख एक्सचेंजों का फैला गया और प्रमुख बाजार था। सदी पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दलाल जो स्टार इंडस्ट्री में स्थित है, जो कि एक खचाखच भरा हुआ एक शहर के पुराने किले जिले की सक्रिय गलियों, जहां दलाल व्यावसायिक लेखाकार और एक वकील पुरानी पत्थर की इमारतों पर छोटे छोटे कार्यालयों के ठूसाठूस भर गए थे। आकर्षण के लकड़ी और लोहे के एक बालकोनिया के अवशेष, हालांकि इसके ऊपर सीमेंट और स्टॉल की कांच का 28 मंजिला जो कि कार्यालय का टावर है, जो कि प्रोमेडियम और ट्रेलर फ्लोर 1990 के दशक के मध्य तक उतना ही संचालित होता था जितना पहले ही हुआ करता था। 19वीं सदी के कुछ कंप्यूटर मॉनिटरिंग पद्धति के टिमटिमा रहे थे, लेकिन कोई नहीं जो उनकी अपेक्षा की गई और एक झगड़ते चिल्लाते हुए उत्तम व्यापार को जारी रखे। नीली जैकेट का इशारा करते हुए लुटेरे या उसके बाद में घंटों तक फलते फूलते अंकुश बाजार के साथ यहाँ शेयर के अनौपचारिक कारोबार होता। कागजी कार्रवाई भी मीलों पीछे थी। शेयर के लेन देन रिकॉर्ड किए गए और दलालों के कार्यालय के कागज़ के स्क्रैप पर, लेकिन संस्थापन की आवश्यकताओं के रूप में दर्ज नहीं किए गए थे। कंपनी रजिस्ट्रार तुरंत हर दूसरे शुक्रवार को बिस्तिया आती थी और जिसके कारण व्यापार के मुद्दे और कभी कभी डिफ़ॉल्ट पाए जाने पर अफरा तफरी मंत्री मचा जाती। लेकिन दलालों के और व्यापारियों को तब तक की समझौता करने में आवश्यकता नहीं थी यदि अग्रिम भुगतान कर सकते हैं। एक बिल्ला एक प्रमाणिक भुगतान और कभी कभी वित्तीय पर अत्यधिक ब्याज दे सौदा, जो कि एक प्रोटोटाइप वायद प्रणाली का उपयोग करके निपटाने के अक्सर महीनों के लिए डाला जा सकता था। तो में सट्टेबाजी का बढ़ाना कभी कभी एक डिस्क्रिप्ट 50 से होकर गुजरती थी। स्वामित्व के हस्ताक्षरण के लिए आवेदन करने के पहले लेन देन खरीदे और बेचें। यदि मूल विक्रेता के हस्ताक्षर मास्टर पास नहीं हुए और पेशेवर जालसाज काम कर रहे हैं, दलाल स्ट्रीट की साइड लेने के लिए एक प्रमाणिक दिखने वाली एक प्रतिलिपि की गारंटी देगी। वह एक था पर्यावरण जानो अनुसंधान व अनुरोधनीय व्यापार के सिर्फ एक और शब्द था, जहां मुख्य ज्ञान का ये पता लगाना था कि कौन से स्टॉक ऊपर बढ़ने वाले हैं और या मैनी बैंक दलालों और ऑपरेटरों के कंट्रोल द्वारा संचालित। हालांकि इसमें हजारों पूंजीबद्ध कंपनियां थी और एक नाम मात्र पूंजी सम्मान था। हांगकांग या ऑस्ट्रेलिया जैसे मध्य आकार के बाजारों में भारत के शेयर बहुत ही तरह थे नहीं थे। बेहतर कंपनियों की इकट्ठी का एक विशाल ब्लॉक थे। निवेश संस्थाओं का नियंत्रण और परिवार द्वारा बंद दिया गया और बहुत से छोटी कंपनियों के मुश्किलों से कारोबार किया। बनने वाली प्रमुख कंपनियों में एक फ्लोटिंग इक्विटी बाजार
सूचांक जो कि कुछ अमेरिकी डॉलर का था, 1990 के दशक में भी एक अपेक्षाकृत कम धनराशि के साथ ठोस कदम जो कि 50 मिलियन के अमेरिकी डॉलर से अधिक बाजार के उछाल या गिरावट आ सकती है। पम्मे के बाहर में निवेश जो दलाल स्ट्रीट में खून नहीं करते थे, इस मुद्दे में ब्राउन्स करे और दस्तावेज को ठोलो या फुटपाथ पे बेचे जाते या नाश्ता करते समय गपशप सुनते थे। पास की दुकान पे भेलपुरी के लिए एक नेटवर्क का निर्माण करना पड़ा और एक उप दलाल और एक एजेंट का बड़े शहरों में पूर्ण रूप से स्टॉक ब्रोकर का रिपोर्ट करते थे। उनके फाइनेंसिंग विजाइट और जैसे नामों से एक बाजार टिप शीट के एक नई फसल के स्क्रीनिंग किया। उनके शेयर की खबर को रुपया मजबूत हुआ और कुछ छोटे शेयरों का निवेश अधीर है। उनकी दूरदर्शिता के व्यापार को अपने हाथ में ले लिया और शैक्षिक दुकानदार और अन्य स्थानीय पेशेवर काम करने के लिए संचालन करने के लिए सार्वजनिक हॉल में इकट्ठा होते थे। शहर के अखबारों की कीमत का आधार पर व्यापार का निपटाना और यह धीरूभाई जैसे लोग लुभावने व्यक्तियों के लिए बनी स्थिति थी। उनका उत्साह के समय पाबंद होना और जन समूहों का उपयोग करके रिश्तों को देख और उनके एक चरण में स्थानांतरण किया गया। विमल ब्रांड नाम का एक विपणन के संचार तकनीकी सीखी और रिलायंस के लोग ने वर्षों के कवर पर एक विशिष्ट प्रचार शुरू किया। प्रतिवेदन यही हमारी ताकत है। वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीवाद के कौशल में इंजीनियरिंग कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और दलालों के संपर्क में व्यापार और उसके ऊपर निवेशकों की निंदा प्रतिनिष्ठा में है। रिलायंस के लोग उनके विकास के हमारा विकसित विकास नहीं था, उनकी समृद्धि में हमारी समृद्धि, क्योंकि इनमें हम एक परिवार हैं और हम एक हैं और हम हैं रिलायंस। उन वर्षों में धीरूभाई और रिलायंस के पास बताने के लिए एक सफलता की कहानी और तकनीकी पक्ष पर और तांता लगाने पर एक पॉलिस्टर प्लास्ट तेजी से 18 महीने की स्थापित किया गया और नियमित रूप से स्थापित किया गया। नवंबर 1982 का उत्पादन के लाइनों का निर्माण और डीबैगिंग को देख रेख में मुकेश अंबानी ने की थी और जिन्होंने स्टॉक फोर्ड के बाहर निकाल दिया गया था। बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के स्नातकोत्तर की डिग्री की पूरी तरह विश्वविद्यालय और एक नए प्रोडक्ट की प्रभारी बना दिया गया और डिग्री के साथ उनकी शुरुआत में उम्र 39 वर्ष की थी। केमिकल इंजीनियरिंग के मुकेश अंबानी ने एक औद्योगिक में सफलता हासिल की। भरोसा रिलायंस ने उनकी सुनिश्चित किया और ड्यू पॉइंट के तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय निदेशक की एक टिप्पणी रिचर्ड चेनमैन ने कहना है कि इस तरह से संयंत्र के बनाना के 26 महीने लगे होंगे और संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का व्यापक प्रचार था। रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब चौथे स्थान पर है। देश की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र में कंपनी अपने ट्रैक को लगातार चला रही और फरवरी 1983 में पत्रिका इंडिया टुडे ने कहा कि धमाकेदार विकास रिकॉर्ड और पतला गंगा में अपने पॉलिस्टर फिलामेंट को यौन संयंत्र में चालू करने की ऊंची एडी के जूते और मराठी कंपनी ने अब भी बड़ी परियोजनाओं पर अपनी नज़र गड़ा दी और धीरूभाई फिर भी सरकारी व्यापार और औद्योगिक नीति पे उन पे अद्भुत पकड़ का प्रदर्शन किया। कार्यबंद जबकि स्टेट ट्रेडिंग और कंपनियों के माध्यम से आयात का निरलीकरण और अप्रैल 1981 में छोड़ दिया और पॉलिस्टर फिलामेंट यौन और आशिंग के रूप में आयात के पैन सामान्य सूची पर रखा। आयात अधिकार और यौन अभी तक तथाकथित वास्तविकता एक उपयोगकर्ता तक ही सीमित था। बम्बई के अकस्टेड अकाउंट्स ये निर्णय किया गया कि इनकी कपड़ा से शामिल नहीं है। बड़े बावजूद कपास पॉलिस्टर मिश्रण की मांग, लेकिन केवल छोटे और आर्ट सिल्वर के पावर लूम की। रिलायंस ने अपने पहले ही पावर लूम में आउटफोर्स के रूप में संगठित किया। उन्होंने पॉलिस्टर दिया 23 को निरोधा के एक परिष्करण और रंगाई के लिए सूत और अपने भोरे कपड़े को वापस ले जाना और नवंबर 1982 में पतालंग उत्पादन के लिए आने वाली 3 सप्ताह बाद सरकार PFY और POY आयात में अतिरिक्त 15,000 रुपये प्रति टन के शुल्क लगाया, जिससे रिलायंस की अनुमति मिल सके और उनकी कीमतों बढ़ाने के लिए अभी तक भारत में छोटे यौन क्रीम फोर्स और पावर लूम के खरीदने के लिए मजबूत करने के लिए उनके उत्पादन और नीति परिवर्तन के नंबर की शुरुआत में टेलीग्राम किया गया। एसोसिएशन के ऑफ सिंडिकेट फाइबर इंडस्ट्री ने द्वारा नई दिल्ली में पुस्तक
पुरस्कृत किया गया और खुले सामान्य लाइसेंस के तहत विदेशी उत्पादनों द्वारा PFI और POY के डोपिंग की चैनल के स्थानीय उत्पादनों की कटौती और इंडस्ट्री में ढेर के कारण बन रहा था, जिससे भारी नुकसान हुआ। और ऑल इंडिया केमिकल एसोसिएशन, जो कि 150 छोटे प्रोफेसर को प्रतिनिधित्व करता है, वो बुनवाई के लिए तैयार फाइबर को PFI और POY के एक श्रृंखला निकाली गई और व्यर्थिक अखबारी विज्ञापनों को शीर्ष और उनके देश के बनावटीकरण होना चाहिए, उद्योग को मरने दिया जाए। और क्रिफोर्स ने कहा कि एक एंटी डोपिंग शुल्क मामला है और अग्रिम और विकृत और असत्य और घरेलू पॉलिस्टर उत्पादन 60% बढ़ गया था 1981 से 16,000 टन और फिर उसे अनुमानित 50,000 टन की मांग से कम है। वर्ष में नए उत्पादन को PFI उत्पादन में तेज़ी से शायद ही किसी कमी का और इशारा हो गया। बाजार मौजूदा सीमा शुल्क की भूमि में लागत पर कुल 650% बैठता है। आयातों के लिए एक प्रसंस्कृत उत्पादन पे अतिरिक्त उत्पादन शुल्क और बिक्री कर लगाना सबसे ऊपर है। तस्करों के लिए एक टेक्सटाइल इंजर और पॉलिस्टर यौन अधिक आकर्षण बन गया था। पारंपरिक सोना और कलाई घड़ियाँ और इलेक्ट्रॉनिक्स और हाल ही में बड़े खेप आई थी। आमतौर पर अन्य कम शुल्क वाले सामान पर गलत घोषणा किया और उनके बजाय का मामला है कि तत्कालीन शुल्क कटौती और अमेरिका को आयात करने का स्वतंत्रता उपलब्ध थी। दलीलों के नज़रअंदाज कर दिया गया और आखिरकार सरकार ने हमारी पुकार को एक बाहरी तरीकार की घोषित करी। और पीड़ा और क्रिफोर्स एसोसिएशन ने 7 दिसंबर तक एक विज्ञापन कहा, जिसके द्वारा गणना के अनुसार PFI और POY पर प्रभावी शुल्क बढ़कर 750% हो गया था, और जो कि प्रति टन 15,000 रुपये एंटी डोपिंग लेवी के अतिरिक्त शुल्क रिलायंस प्लाट पाताल गंगा के तुरंत अपनी लाइसेंस से प्राप्त क्षमता के पार कर दिया और 17,600 का उत्पादन किया। 1983 का टन पॉलिस्टर यौन इसका पहला पूर्व वर्ष था, जिसका भारत में कुल दुगना हो गया और आउटपुट, जो कि वास्तव में अतिरिक्त शुल्क से रिलायंस के राजस्व 1444 मिलियन रुपये जुड़ गए। और लेट में ये 1984 वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने उच्चतर समर्थन हेतु एक नई नीति का घोषणा की, उद्योग की और लाइसेंस प्राप्त क्षमता का अधिक, और परिणाम स्वरूप 1985 के अंत में रिलायंस की अपनी क्षमता के 25,125 टन के प्रभावी पूर्वव्यापी लाइसेंसिंग प्राप्त हुए। एक साल पहले पूंजीगत मुद्दों की मंजूरी के साथ साथ धीरूभाई के पास आसान समय था, जब वित्त मंत्रालय के राजवंश पक्ष रिलायंस ने अपनी कॉर्पोरेट को भुगतान नहीं किया और अपने मुनाफे पर आयकर या तक सांकेतिक प्रावधान में अधिक करने की आवश्यकता महसूस करते थे। इसके लिए लगातार विस्तार और भारी अधूरी लागत कटौती ने लगातार वृद्धि की। मुनाफे की भरपाई करना और रिलायंस भारत के जीरो टैक्स में से सबसे प्रसिद्ध हो गया और कंपनियां 1983-84 में अपने बजट में मुखर्जी ने सरकार को अवैधिक प्रयोगों में से एक बनाया और आयकर ने संशोधन लाकर ऐसी कंपनियों पर नकद कसी जाए जो कानूनी कंपनियों के मुलाहाज के बाद मुनाफे 30% कर के रूप में चुकाने की आवश्यकता है। अन्य कटौतियों से पहले रिलायंस ने भविष्य के देय बाजार ब्याज की पूंजीकरण करने के बाद बचा लिया और अपनी परियोजना के लिए उधार लेने और इन झटके से अपनी परिसंपत्ति मूल्यों पर भारी वृद्धि करना और मुनाफे से कटौती के लिए अत्यधिक बड़े हुए मूल्यह्रास दावे की अनुमति देना। भारत भरोसा अपनी लिस्टिंग के साथ एक लगभग 3 दशकों तक शून्य कर कंपनी बन रही और यह केवल में था 1996-97 12% से शुरुआत होने के बाद न्यूनतम वैकल्पिक कर चालू हुआ और कंपनी का मुनाफा और उनका पहला कॉर्पोरेट आयकर प्रावधान किया। अप्रत्यक्ष कर वसूलने वाले मिलनकार थे और जो रिलायंस से बचे नहीं सका वह फैक्ट्री गेट पर निर्माण पर भारी घरेलू उत्पादन शुल्क लगाया जाता था। शुरुआत में कुछ उत्पादन पे बर्बादी नहीं रूप में अलग कर रखने के काफ़ी छूट दी गई और उत्पादन शुल्क लगाना और बॉम्बे कस्टम्स ने 20% से 23% तक के बिल स्वीकार किया और जापान में यह असाही केमिकल द्वारा रिलायंस को 1982 में खरीद कर छूट दी गई और साथ उनके बाद उसे शुद्ध टेकोफैलिक एसिड के आयात पे प्रति छूट दी गई, जबकि उनके अन्य मामले में उन्होंने कम चालान
के बारे में पूछताछ की होगी। सीमा शुल्क में और उत्पादन के शुल्क में भारी कई अधिकारी रिलायंस परिवार में शामिल हो गए। हथियारों और लेंस प्रवर्तकों और रिवाय अपनाना के बजाय पत्रकारों ने क्रांति भट्टो 1983 में धीरूभाई की बेटी दीप्ति की शादी में शामिल होने को याद करते हैं। जब वह शामिल हुए थे तो विवाह जुलूस जो कि हिंदू परंपरा के दूल्हे में पीछे पीछे चलता है। आयोजना स्थल पर अतिथि कभी कभार घूमने वाला नृत्य प्रस्तुत करते और जिसे कहा जाता है डांस रास। मैंने खुद को आज सड़क पर वित्त मंत्रालय के प्रमुख के साथ इंडिया रास खेलते हुए पाया। परिवर्तन अधिकारी भट्ट ने कहा कि निवेशकों के लिए सबसे अधिक मुनाफा शामिल हुआ जो कि रिलायंस में 1979 से 82.1 मिलियन रुपये बढ़कर जो कि 1985 में 713.5 मिलियन रुपये हो गई जो कि 8 गुना अधिक थी। बिक्री को जो कि 1.55 अरब रुपये बढ़कर जो कि 711 अरब रुपये हो गई जो कि 4 गुना है। 19 वर्षों की कंपनी में कभी भी भारत में सबसे अधिक लाभप्रद कंपनी नहीं रही। पूर्व शर्तों पर पूंजी निवेश पर मूल्य या टर्नओवर पे रिटर्न के रूप में लाभ के संदर्भ में, लेकिन उस समय धीरूभाई के लाभांश के मामले में असामान्य रूप से उदार थे जिनके निवेशकों का लाभ मिलता है। रिलायंस के समय उनके शेयरों के अंकित मूल्य कम से कम 25% का रिटर्न सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन उनके शेयरों की सराहना थी कि रिलायंस की शुरुआती निवेश थे प्रस्तुत किए गए, लेकिन उनकी बिल्डिंग के पहले साल 1978 से रिलायंस 505 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था जो कि शेयर के असम मूल्य का गुना है, जो कि उस समय का सबसे उच्च प्रीमियम था। 1980 में धीरूभाई द्वारा कंपनी का विस्तार का विकास क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 104 रुपये तक पहुंच गया। निरोधा और पाताल गंगा की योजनाएं और 1982 में यह 186 रुपये से उच्च स्तर से पहुंच गई और इस बार धीरूभाई का दलालों और निवेशकों के बीच में नाम स्थापित किया। शेयर बाजार की स्वामी मार्च 1982 के मध्य में भालू एक होटल कलकत्ता में स्थित प्रतिष्ठित ऑपरेटर ने उनके अन्य शेयरों पर कम करना शुरू कर दिया। बम्बई बाजार में 18 मार्च के बिकवाली का दावा तिरु था जिसके स्थिति पैदा हो गई। समाप्ति से ठीक पहले आधे घंटे तक घबराहट का माहौल और मतदंडियों ने उन 35,000 रिलायंस शेयर को जैसे धीरूभाई ने मिलने से पहले की तेजी 131 रुपये से गिरकर 121 रुपये हो गई। ब्रोकर ऑफर पर किसी भी रिलायंस शेयर को खरीदना शुरू कर दे और जितना अधिक बेचा उतना ही यह शेयर 1.1 मिलियन शेयरों तक पहुंच गई और जाकिर और धीरूभाई ने उनकी ओर से अधिक शेयर प्राप्त किए। पश्चिमी एसोसिएशन देश में स्थित अनिवासी भारतीय जो NII जो निवेश अंततः मित्रावत दलालों के मतदंडों के द्वारा बेचे गए 8 लाख से अधिक शेयर खरीदे और एक सर्वशक्तिमान पोकर गेम जो कि एक मतदंडियों से कम बिक्री में थी, दूसरे शब्दों में उन्हें बेची थी जिन्होंने शेयर को बेच दिए और उनके पास नहीं थे। उनकी उम्मीद में कीमत गिर जाएगी और उनके जाने दिया जाएगा। बाद में कम कीमत में प्राप्त शेयर खरीदते और रिलायंस खुद इसे कानूनी के तौर पर इसे नहीं खरीद सकती थी। खुद के शेयर तो वह NII के निवेश कोने में थे जितनी उनसे तत्परता के मौके पर पहुँचे। 100 मिलियन रुपये से अधिक खर्च करने होंगे और 6 सप्ताह बाद रिलायंस के शेयरों के कई बार मंदी के मार पड़ने के बाद धीरूभाई ने अपने विरोधियों को 20 कार्ड कहा और हर दूसरे शुक्रवार को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में लेन देन के रोक दिए, जबकि उनकी सदस्यताओं के पिछला लेन देन निपटा लिया। पखाड़ों के व्यापार या उनके बढ़ावा देने के लिए बदला वित्तीय व्यवस्था और 30 अप्रैल को धीरूभाई को दलालों को बदलता प्रणाली के तहत अपने शेयर अधिकार का इस्तेमाल करते हुए डिलीवरी की मांग की। वह शेयर जो उन्होंने तफरीह ग्राहकों के लिए खरीदे, ऐसा न करने पर बदला शुल्क देना होगा। प्रति शेयर 25 रुपये का शुल्क लगा और भट्टा कॉर्नर एक्सचेंज के मुश्किल से डाल दिया। संकट के कारण इसे अगले दिनों की कीमत मंदी और दलालों के आतंकों के कारण रिलायंस के शेयर 201 रुपये शिखर तक पहुंच गए। अपनी बिक्री को पूरा करने के लिए शेयर को भारी घाटा उठाना पड़ा और 10 मई तक रिलायंस की कीमतें कम होनी शुरू हो गई, जबकि मतलब था कि डिलीवरी हो गई थी बनाया गया लेकिन धीरूभाई और अपनी कंपनी को स्पष्ट रूप से आ चुकी थी। रिलायंस अब से था प्रमुख समाचार पत्रों द्वारा इसे बाजार के एक निर्णायक शेयर के रूप में माना जाता था। धीरूभाई एक स्वयं पत्रिका प्रोफाइल के मसीहा के रूप में प्रशंसा प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे निवेशों को धीरे धीरे आगे चक्कर
चलकर रिलायंस को 10 लाख शेयर खरीद लिए और रहस्य में NRIS के लिए अगस्त 1982 मार्च में परिवर्तन लगभग 260 मिलियन। कुछ साल बाद दिसंबर 1986 के विशाल सीरीज के समय डिबेंचर मुद्दे पर रिलायंस के विज्ञापन दिया और रिलायंस के शेयर 1000 रुपये तक के निवेश किया गया। 1977 के 17 नवंबर 1986 में 1,10,041 रुपये का निवेश खरीदना होगा और 11,000 प्रति सराहना रिलायंस के द्वारा की गई वे अन्य गणनाओं को में लाभ बताया गया। 1234 फीसदी SR नोट द्वारा अपने रिलायंस अध्ययन के लिए विश्लेषण से पता चलता है कि मूल्य प्राप्त करना है। 1986 के अद्भुत निवेशकों ने अपनी शुरुआती 1,000 रुपये की परिव्यय बढ़ाना होगा और कुछ मिलाकर उन्हें प्रस्तावित प्रत्येक राइट्स ड्यू और डिबेंचर में सदस्यता लेना, संपत्ति और संचित के लिए निवेश जो कि 30,000 रुपये का जो कि 1,08,273 रुपये हैं, जो कि हज़ारों प्रतिशत में अंक में बहुत दूर थे, लेकिन अभी भी 44.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर बराबर है अस्पष्ट, जो कि स्पष्ट रूप से। हालांकि मोहन नोट ने कहा है कि निवेशकों को 5 साल के बाद 1983 के अंत में जमानत मिल गई है, क्योंकि वर्ष वार्षिक में चक्रवर्ती रिटर्न और उनके अधिक प्रभावशाली 75 होता है प्रतिशत। 1984 के अंत में धीरूभाई प्रशंसा के लिए एक नए शिखर पर पहुंच गए थे और उनके बाद अक्सर भारतीय पत्रकारिताओं कवर छपती रहती है। अगले वर्ष ये है साथ ही आगे बढ़ते हुए रिलायंस के बड़े पैमाने विस्तार की योजना की घोषणा। कच्ची पेट्रोलियम श्रृंखला भारत में शुद्धि टेरोथेलियम में पहली उत्पादन बन गई और एसिड PTA और पॉलिस्टर के अन्य इनपुट और मोनोएथिलीट ग्लाइकोज के बनाने के लिए और संबंधित उत्पादनों के उपयोग के लिए रेखीय एल्काइडिन बेंजीन बनाने के लिए और बायो डिफरेंट एजेंट के उच्च घनत्व पॉलीथीन के एक प्लास्टिक और एक पाताल गंगा पॉलिस्टर स्टोपेल बनाने के लिए 45,000 टन के प्रति वर्ष के संयंत्र माध्यम से विस्तार किया जाएगा, जो कि PFS एक सेट के स्टेपल लंबाई के फाइबर होता है, जो कि कम उत्पादन के साथ साथ काते जाते हैं। PFI के लंबे फ्लैटनेस के तुलना में चमकदार धागा। अब तक के ये सबसे बड़े डिबेंचर के डेब्यू की घोषणा की गई सीरीज में 800 मिलियन रुपए जुटाने गए। अक्टूबर 1984 और जून 1985 की सीरीज में F ने 2.7 अरब रुपए जुटाए और पूरी तरह से अधिक थी। सज्जता ली और संभवतः लोकप्रिय के शिखर पर 20 मई 1985 में पहुंचा, जब रिलायंस वार्षिक जर्नल के आयोजना के स्थल के रूप में बॉम्बे के कोपरेज फुटबॉल ग्राउंड के किराए पर लिया। 1984 के परिणाम में मंजूरी देने के लिए बैठक लगभग 12,000 शेयरधारकों की बैठक के लिए उपस्थित हुई। घास के ऊपर फैले हुए कैनवास शमियान के नीचे और निर्देशकों के देखने के लिए टेलीविज़न मॉनिटर खुले आयोजित पहली AGPM बनाए गए और शेयरधारकों के लिए अब सबसे ठीक बैठक अलग अलग दिन इसी तरह तथ्य पर आकर्षित किया गया। लंदन के फाइनेंशियल टाइम में धीरूभाई सूट पहनकर पहुंचे, लेकिन जल्दी ही पिछली बातों की जानकारी देने में शर्ट फ्लिप पहनना लगे। वर्ष शुद्ध लाभ जो कि 58.6% से वृद्धि से कुल जो कि विभिन्न परियोजनाओं की सूची जो कि 6.72 मिलियन है। भारत की हाल में पहली शांतिपूर्ण जो कि अधिग्रहण बोलोनियो में स्वाद चखना पड़ा और लंदन स्थित प्रवास भारतीय स्वेलर पोल में खरकता है। मशीनरी निर्माता DSCM और एक्सट्रूकॉट्स यदि किसी ने रिलायंस की एक ऐसा प्रयोग किया तो उन्होंने धीरू के ने जोर से कहा, मुझे 12 लाख वफादार धारकों को निपटाना होगा। तालियां पड़ने लगी और शेयर धारकों के उत्साहपूर्वक व्यापक रूप से नाम परिवर्तन मंजूरी दी और महत्वाकांक्षा की कंपनी नाम में से टेक्सटाइल शब्द हटा दिया और अनुमोदित के बाद जून में कंपनी नियामकों के द्वारा केवल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का प्रशंसा की थी। प्रेस के अनुकरण किया गया और पत्रिका बॉम्बे ने कहा कि धीरूभाई बैठक के उपस्थित हुए और एक काले आकर्षण की मसीहा की तरह बिजनेस इंडिया के शानदार वित्तीय रूपात के कलाबाजी और स्पष्टता व्यापक व्यावसायिक प्रदर्शन के सर्जन में मदद की थी और कॉर्पोरेट इतिहास की और स्वयं के जीवन काल के अंत बन गया। एक आदमी जिसने अपने बचपन में गरीबी से पहनने के पर्याप्त कपड़ों से वंचित कर दिया था, जो आज बन गई है देश की सबसे बड़े कपड़ा व्यवसाय। जो कवर स्टोरी को कहा गया कि वह यह दिव्य भी हो सकता है, जो नित्य
पत्रिका में नोट किया गया। 1960 में दशक में शुरुआत में सोसाइटी जोशी पंडित नई दिल्ली में समुद्रम ने अंबानी से कहा कि वे भारत के एक नंबर 1 उद्योगपति होंगे। उन्होंने नहीं तो वह बहुत समय पहले धीरज लालचंद हराचंद अंबानी और जिन्होंने धीरू भाई अंबानी के नाम पर जाना जाता है, एक नौसिखिया के रूप में उपहास किया गया था। उसके ऊपर से जोड़ तोड़ करने वाले रूप में निंदा की गई और खारिज कर दिया गया। बिजनेस इंडिया ने पेन में एक फ्लेक्स के रूप में 7 छोटे वर्षों के भीतर अंबानी ने अपने सभी आलोचनाओं को गलत साबित कर दिया। आज उन्हें 12 लाख निवेशक और हर उद्योगपति से ईर्ष्या करता है। इस तरह से एक नए सुसमाचार बन गए और महत्वाकांक्षी उद्योगपतियों की पीढ़ी। अंबानी एक साधारण हाई स्कूल ड्रॉप आउट गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित एक चोरवाड़ को सबसे उत्कृष्ट अभ्यासकर्ता के रूप में देखा जाता है और प्रबंधक के एक नई शैली के रूप में केवल एक निजी मायने में रखती है। वह है परिणाम। कुछ इस मानने जाने वाले विश्लेषणों में ने धीरू भाई को स्वामित्व के विजेता के रूप में देखा। क्या धीरू भाई ने अपने जो छुपा है वह सोने में बदल दिया? लिखी मार्गरेट हर डेक ने लिखा और गीता और पिरामल कल सिंडिकेट वस्त्र और आज पेट्रोलियम कला है। केवल मन में आंखों में एक चीज़ तय है जो अगर धीरू भाई शामिल होते हो तो यह बात होगी। अंबानी के विचार में क्रम के बीच कोई झिझक नहीं है। प्रतीत होता है कि एक और एक ही और यहाँ एक सबसे मिलनसार लेखन का सबसे उल्लेख करने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। धीरू भाई के कई आलोचना और शत्रु थे और उन्होंने कट्टर चालाक कहते हैं राजनेता और नौकरशाह और आकरण नहीं थे। और गुजरात का एक काला घोड़ा कपड़ा क्षेत्र में सबसे अधिक दोस्त और सबसे बुरे तरह से प्रतिष्ठा हासिल की। दुश्मन को कोई भी हो सकता है, बिजनेस इंडिया ने कहा। अधिकांश मामलों की आलोचना की गई। इस तरह से धीरू भाई की फ्री किक का मौका मिला गया और विचार किसी ने नहीं होते। एकाधिकार और एंडोर्स और पिरामिल ने यह कहते हुए उद्घोषित किया था जो कि आलोचना करते हैं और रिलायंस का विकास परंपरा का गुलाम है। शालीनता और आलोचना के ईर्ष्या को डाल दिया। लेकिन भारत 2 सबसे तेज बिजनेस पत्रकारों ने धीरू भाई को स्वीकार करवाया और स्टॉकिंग सरकार उनकी सबसे बड़ा काम। सबसे महत्वपूर्ण बाहरी वातावरण भारत सरकार का है। उन्होंने इंडिया टुडे में के TN लीनान के और जगन्नाथ दुबंशी को बताया कि आपके अपने विचार बचने और सरकार को विचार बचने सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनके लिए आपस में मिला। सरकार में कोई भी किसी को सलाम करने में तैयार है। एक चीज़ जो आपके मिलेगी मुझसे और अहंकार है, लेकिन अधिकांश निवेश आलोचना की नज़रअंदाज किया और ऐसा प्रतीत हुआ कि साथ कोई पत्रकार द्वारा भी धीरू भाई ने शाह पक्ष को हिस्सा दे। उनका आकर्षण और नौकरशाह के भ्रष्ट नेताओं के नाक में दम न करने जैसा था और एक शोषक व्यापारिक अभिजातता और वर्ग के भारत की संपत्ति पर कब्जा कर लिया और उसे बर्बाद कर दिया। उन्हें गुजरातियों के लिए भी बम्बई के अधिकांश व्यापारिक और पेशेवर वर्ग के गठन करते थे, लेकिन कुछ बड़े औद्योगिक उद्यमी धीरू भाई उनमें से एक थे। उनके पास था और उन्होंने पारसियों और मारवाड़ियों और पंजाबियों को उनके ही खेल का हरा दिया और गुंजा कहा और अक्सर उन्हें भारतीय समुदायों के उपहास किया है। गुजरातियों ने उन्हें स्पष्ट रूप से पैसे की प्रति जुनूनी तरीके को पूरा किया है। धीरू भाई यदि इन नियमों को तोड़ा मरोड़ा होता तो खामियां निकली होती। चतुराई से हर टाला या रिश्वत के बावजूद धीरू भाई वहीं रहे जो कि अन्य उद्योगपति करेगा। उससे क्रियान्वित करने का अवसर या क्षमता और किसी और एक नवतुक होगा। बिना पूंजी या शिक्षा के अवकाश मिलता है। एक अग्रणी प्रबंधक सलाहकार ऐसे के भ्रष्टाचार को कहते हैं उद्भुत किया गया। रिलायंस और उनके अन्य 20 अंतर है और वह सिदकने से समय बर्बाद करने के बजाय अपने भविष्य बनाता है। सरकारी नियंत्रण और सरकारी नीतियों की संवेदनशीलता और यह अवसर होता है जो आलोचना किया। ऐसा लगता है जैसे एकमात्र पीड़ित सरकार थी जिन्हें उतना ही कर नहीं मिलता था जो रिलायंस के राजवंश जैसी शायद मिलना चाहिए और या नौकरशाह को जो कि नहीं मिल सका। निजी क्षेत्र में प्रयास के बावजूद करने के लिए पुंगे बनने वाले उन्होंने प्रतिशोधकर्ता खुशी मिलती है। बाद विदेशी सरकारों के सदियों से शासन कई भारतीय विशेषकर व्यापारी और
किसान किसी भी सरकारी चीज़ों के मुसीबत मानने लगे थे। 1980 के दशक में स्वतंत्रता भारत सरकार को ऐसी जगहों पर संदिग्ध थी। मुंबई और अहमदाबाद के ग्रामीण भारत में डाकू बैंड के फूलन के करते हैं, देवी या दक्षिण चंदन तस्कर वीरप्पन ने सेलिब्रिटीज जैसे किया है और वर्ष तक पकड़े भी बचती रही। 20 लोगों के नरसंहार भाग लेने के लिए लंबित आरोप के बावजूद लोकप्रियों में हिंदी सिनेमा में अच्छाई और बुराई के बीच में रखाए उलझ गई थी। पुलिस और राजनेता गैंगस्टर के साथ मिल गए थे, नायक खलनायक बन गए थे या नायक विरोधी। धीरूभाई ने बॉम्बे के 53 पॉइंट बिजनेस जिले एक महंगे कार्यालय का काम किया। उन्होंने कैंडलिक जो कि सुनहरे रंग के एक मौसली के साथ एक संविधाता है में शहर में चारों की यात्रा की। उन्होंने पाताल गंगा और गुजरात के नए स्थानों पर हेलीकॉप्टर ले गए। कुछ समय के बॉम्बे के और महाराष्ट्र के राज्यपाल हेलीपैड और उनके वर्षों के रूप में वह देश के सर्वोच्च लोगों के समर्पण किया था। लेकिन फिर देखा कि महसूस किया कि बाहरी व्यक्ति धीरूभाई वाडिया परिवार जैसी सामाजिक भीड़ के साथ कभी नहीं घूमे। गौरतरंज संघानिया बॉम्बे एक वरिष्ठ पत्रकार का उसको विचार किया गया कि उस लीग में आप जानते हैं कि वह कितने दूर हो सकते हैं। वे हरप जाएगा। बार ताजमहल होटल में जैसे शराब पिए, सबसे देखें फिर भी चले गए। मतलब हो सकता है कि वह इस कार ने उन्हें आगे बढ़ गया हो। वह उनके बढ़ते मिली सार्वजनिक छवि और उनके एक नायक विरोधी में बदल दिया जिन्होंने धीरूभाई का अनुसरण किया। शेयर बाजार सिर्फ रिलायंस परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि सदस्य थे। अघोषित विद्रोह जैसा हमारा जो कि है द पॉलिस्टर पेंस का जो कि 5वां चैप्टर। अगर ये चैप्टर कैसा लगा, अगर आपको पूरी सीरीज़ देखनी है तो आप हमारे जाके प्लेलिस्ट से वहाँ से देख सकते हैं। ये था चैप्टर 5 जो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करिए। आगे की कोई स्टोरी जो आपको सुननी है उसके लिए आप मुझे कमेंट करिए, जो कि मैं आपको उसे हिंदी में एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।